नमस्कार साथियों, मैं गोविंद आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube क्लास में। कल हम पढ़े थे, कल आवेशों का पुनर्वितरण पढ़े थे कि दो चालक को अगर हम स्पर्श करा दें तो आवेश किस अनुपात में एक दूसरे पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, मतलब दूसरे से इस पे से दूसरे पर, मतलब जैसे भी हो उनका वितरण कैसे हो जाता है। हमने कल ये पढ़ा था और हमने लास्ट में लाइट शायद चली गई थी, लाइट चली गई थी, तो हमने बताया था कि जो चालक पर आवेश होते हैं ना, उस चालक की धारिताओं के अनुपात में बढ़ जाते हैं। हमने लास्ट में यही लिखा था Q1 डैश बटे Q2 डैश बराबर C1 बटे C2। देखो कहने का मतलब है C1, अब देखो जिस चालक की धारिता जैसे होगी उस पर वैसे आवेश वितरित हो जाएंगे। मान लो चालक ये की धारिता हम ऐसे लिख देते हैं C1 C2, ठीक है। अब C1 जो हमारा है, ये की धारिता, ये है B की धारिता, ये की धारिता C1 थी और B की धारिता C2। अब ये की धारिता देखो ध्यान से देखना, अगर ये की धारिता बहुत ज़्यादा है, B की धारिता से बहुत ज़्यादा है, तो यकीन करो इस पर आवेश ज़्यादा गए होंगे, इस पर आवेश जो है ज़्यादा आए होंगे, है ना। बोलो समझ में आई बात। उसकी धारिताओं के अनुपात में ही तो बढ़ जाते हैं, जिसकी जैसी धारिता उसी अनुपात में उस पे आवेश वितरित हो जाते हैं। तो ये कल की बात थी, कल हमने इसको बता दिया था, है ना। अब हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं और आज हम पढ़ते हैं, आज हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम। क्या पढ़ेंगे? कूलाम का नियम। तो आइए हम अपने टॉपिक पर आते हैं, किस पर? कूलाम का नियम। क्या पढ़ेंगे? कूलाम का नियम, ठीक है। तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि हाँ, कूलाम का नियम, कूलाम दिखाई दे रहा है, थोड़ा नीचे लिखना। कूलाम का नियम क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है कूलाम का नियम। क्या पढ़ना है बच्चों? कूलाम का नियम। मेरे साथियों क्या पढ़ना है? कूलाम का नियम। आज हम पढ़ेंगे कूलाम साहब का नियम। अब देखो यार, चाहे कूलाम साहब हों चाहे न्यूटन साहब हों, ये सब बड़े मस्त आदमी थे यार। जितने भी इन्होंने नियम सिद्धांत जो कुछ बताया ना, बड़े काम की चीज़ें हैं, बड़े काम की चीज़ें हैं। ये बड़े मस्त मौले आदमी थे, ठीक है। ये सब ऐसे इंसान थे, इतने महान थे कि जहाँ भी जाते थे कुछ नया सीख के और उसका सिद्धांत बना देते थे। और उसी में से चाहे न्यूटन साहब के अनेकों सिद्धांत, अनेकों नियम, अनेकों हर चीज़ें बताई हैं, आप पढ़िए। उस ऐसे ही कूलाम साहब थे। आज हम बात में कूलाम की कर रहे हैं तो न्यूटन साहब की बातें नहीं करेंगे, हम कूलाम साहब की ही बातें करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कूलाम का नियम। देखो कूलाम साहब ने कहा कि दो आवेश, जैसे मान लो दो बिंद आवेशों के बीच बल लगेगा, दो बिंद आवेशों के बीच एक प्रकार का बल कार्य करता है। ये है, ये भी है। दो बिंद आवेशों के बीच एक प्रकार का बल कार्य करता है और वो बल कैसा होगा? या तो पहला हमारा कैसा बल होगा? आकर्षण बल होगा ना, आकर्षण बल होगा। या दूसरा कौन सा बल होगा? प्रतिकर्षण। दूसरा प्रतिकर्षण बल होगा। कैसा बल होगा? तो कूलाम साहब ने दो प्रकार के बलों की चर्चाएं की हैं, एक आकर्षण बल, एक प्रतिकर्षण बल। कूलाम साहब ने कहा कि किन्हीं दो बिंद आवेशों के बीच या तो आकर्षण बल लगेगा या तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। और ये किस स्थिति में लगते हैं आकर्षण और प्रतिकर्षण? हमने कल भी बताया था, आज भी बता देते हैं। आकर्षण और प्रतिकर्षण बल किस स्थिति में लगते हैं, ये चीज़ें हम आज भी बताएंगे। देखिए कल हम यही बताया था कि अगर प्लस आवेश है, प्लस को अगर प्लस माइनस का माइनस और प्लस माइनस या माइनस प्लस, देखिए ध्यान से देखिए, हम चार स्थितियां बनाए हैं। अगर प्लस को हम प्लस के करीब ले जाएंगे, तो यहाँ एक बाहर की तरफ बल कार्य करेगा, एक बल बाहर की तरफ कार्य करेगा। देखो किस बाहर की तरफ कार्य करेगा, है ना। इसका मतलब क्या है?
समान प्रकार के आवेश जब रहेंगे तो वह एक दूसरे को दूर ढकेलने का प्रयत्न करेंगे। जब समान प्रकार के आवेश रहेंगे, यहाँ पर देखो भैया, यहाँ प्लस प्लस समान प्रकार के आवेश है। जब समान प्रकार के आवेश रहेंगे तो दोनों बिंदु आवेश एक दूसरे को दूर ढकेलने का प्रयास करेंगे। हम यह कह सकते हैं दो समान प्रकार के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। ठीक वैसी हाल यहाँ है। अब यहाँ भी समान प्रकार के आवेश हैं। अगर यहाँ भी ले जाएंगे दोनों को निकट तो एक बल बाहर की तरफ कार्य करेगा। हम यहाँ भी कह सकते हैं कि ये बल कैसा होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। समान प्रकार के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। मेरे भैया इतना रट्टा मार लो यार। समान प्रकार के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल होता है। अगर प्लस प्लस धन आवेश अगर दोनों होंगे तो प्रतिकर्षण बल होगा। ऋण आवेश दोनों होंगे तो भी प्रतिकर्षण बल होगा। लेकिन आकर्षण बल कब होंगे वो देखो, अगर कोई धनावेशित कण है और उसे ऋणावेशित कण के पास ले जाएंगे तो आकर्षण बल लगेगा। बोलो यहाँ पर बल अंदर की तरफ लगेगा। यहाँ पर जो बल होगा वो भैया अंदर की तरफ लगेगा। यहाँ पर जो बल होगा अंदर की तरफ लगेगा। कैसे? अगर एक धनावेश को एक ऋणावेश, कोई धनावेशित कण होगा, कोई धनावेशित पिंड है तो उसको हम ऋणावेशित पिंड के पास ले जाएंगे तो तुरंत एक दूसरे को खींचने का प्रयत्न करेंगे। मतलब उनमें आकर्षण होगा, एक दूसरे को खींचेंगे। दोनों पिंड एक दूसरे को खींचेंगे। जैसे मान लो ये हमारा हाथ धनावेश है, ये हमारा ऋणावेश है। हाथ छोड़ो, ये देखो, ये धनावेश है, ये ऋणावेश है। अगर इन दोनों को हम पास ले जाएंगे तो दोनों एक दूसरे को खींचेंगे। एक बल अंदर की तरफ कार्य करेगा। कब? जब विपरीत प्रकार के आवेश होंगे तब। अगर मान लो ये भी प्लस आवेश ये भी प्लस आवेश है, मतलब ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी धनावेश, ये भी धनावेश। जब दोनों धनावेश ही हैं तो जब इसको पास ले जाएंगे तो दूर ढकेलने की कोशिश करेंगे, दूर ढकेलने की। एक बल बाहर की तरफ कार्य करेगा। हम यह कह सकते हैं कि दोनों बिंदु आवेश एक दूसरे को दूर ढकेलने का प्रयत्न करते हैं, अतः यहाँ प्रतिकर्षण बल होगा। बोलो। वैसे यहाँ पर है देखो, ये ऋणावेशित पिंड को हम धनावेशित पिंड के पास ले जाएंगे तो यहाँ भी एक बल अंदर की तरफ कार्य करेगा। एक बल किधर कार्य करेगा भैया? अंदर की तरफ कार्य करेगा। किधर? अंदर की तरफ कार्य करेगा। किधर कार्य करेगा? अंदर की तरफ कार्य करेगा। बोलो। ये चार स्थितियाँ आई समझ में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये चार स्थितियाँ आई समझ में। बहुत आसान, वेरी सिंपल यार। देखो इतना ही समझो, जब समान प्रकार के आवेश होंगे, चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, तो वहाँ प्रतिकर्षण बल होगा। और जब विपरीत प्रकार के आवेश आ जाए, चाहे प्लस माइनस चाहे माइनस प्लस, तो वहाँ आकर्षण बल होगा। सुनो यार, ऐसे सुनो, तुम सब ऐसे नहीं समझोगे। अगर मान लो दो लड़कों के बीच प्रतिकर्षण बल होगा यार, मान लो दो लड़के हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा, या दो लड़कियां हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। लेकिन एक लड़का एक लड़की हो जाए तो कैसा बल लगेगा? सोचो। दो लड़के अगर चिपकना चाहे तो कितने टाइम चिपके रहेंगे? नहीं चिपक पाएंगे यार, कुछ टाइम बाद दूर हो जाएंगे। ऐसे दो लड़कियां हैं, अगर चिपकना चाहे तो कितना टाइम तक, फिर दूर हो जाएंगे। लेकिन एक लड़का एक लड़की अगर चिपक जाए तो बोलो, तो ज़्यादा आकर्षण बल होगा ना। जब विपरीत प्रकार के आवेश आएंगे, ये विपरीत प्रकार के जब हो जाएंगे तो ज़्यादा आकर्षण होगा। वैसे यहाँ है यार, अगर समान प्रकार के आवेश हैं तो यहाँ पर प्रतिकर्षण बल होगा, और जब विपरीत प्रकार के आवेश आएंगे तो आकर्षण होगा। सेम ऐसे जैसे एक लड़का एक लड़की, यहाँ एक लड़का और एक लड़की के बीच ज़्यादा आकर्षण होता है, वहीं दो लड़कों के बीच और दो लड़कियों के बीच कम आकर्षण होता है। उसकी तुलना में एक लड़का एक लड़के के बीच, एक लड़का एक लड़की के बीच ज़्यादा आकर्षण होता है। ठीक आए समझ में? अब समझ गए ना, तो मिटा रहे हैं इसको। ठीक है, हाँ, कुल मिला के समझ जाओ। लिखो, कूलाम के नियम के अनुसार हम सबसे पहले देखो ऐसे बना लेते हैं।
कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार, ध्यान से देखना, किन्हीं दो बिंदु, है ना, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, है ना, प्रतिकर्षण बल दोनों बिंदु, है ना, दोनों बिंदु आवेशों की मात्राओं की, आवेशों की मात्राओं के, आवेशों की मात्राओं के, आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच दूरी के वर्ग व्युत होता है। ठीक है, ये कूलाम साहब कह रहे हैं। कूलाम साहब क्या कह रहे हैं, जरा समझो। 1 मिनट रुक जाओ, दिखाई नहीं दे रहा है ना लास्ट में, 1 मिनट सेकेंड, रुक जाओ भाई, रुक जाओ 1 मिनट। अब दिखाई दे रहा है, चलो ठीक है। कूलाम साहब के समझो यार, बड़े ध्यान से समझो, कुछ नहीं है, बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। कूलाम साहब कहते हैं किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। सबसे पहली बात, कूलाम साहब 2 प्रकार के बलों की चर्चा करते हैं या 2 प्रकार के बलों की व्याख्या करते हैं। कौन से? आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल। ठीक है, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों बिंदु आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैं एक फिगर बना रहा हूं, फिर तुम लोगों को समझाऊंगा अच्छे से। ठीक है, एक फिगर बना देते हैं, यहां बना दें फिगर, यहां बना दें फिगर। देखो ठीक है, ठीक है, समझिए, समझने की बात है और कुछ है वह नहीं, बहुत आसान है फिजिक्स, है ना। फिजिक्स को जियो यार, फिजिक्स को जियो, बोझ मत समझो, फिजिक्स को जियो, फिजिक्स तो ज़िंदगी है। देखो यहाँ मान लेते हैं Q1 है ना, यहाँ मान लेते हैं Q2 है। ठीक, ध्यान से सुनना। फिर यहाँ भी हम मान लेते हैं Q1 है, यहाँ भी मान लेते हैं Q2 है। देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, यहाँ माइनस। देखो अभी कितना आसानी से समझ में आएगा तुम लोगों को, है ना। ठीक है, नहीं थोड़ा सा नीचे चाहिए, टेढ़ा।
ठीक है। अब ध्यान से सुनो। गुलाम साहब कहते हैं कि इन्हें दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, देखो ध्यान से सुनना, अगर यहाँ प्लस तो यहाँ पर कैसा बल लगेगा बताओ, यहाँ पर कैसा बल लगेगा, यहाँ पर कैसा बल लगेगा, तुम ही सब बताओ, हम तो नहीं जानते हैं, हम तो नहीं जानते। यहाँ पर कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। बोलो बोलो, अगर दोनों विपरीत प्रकार के आवेश है तो यहाँ कैसा बल लगेगा, बोलो। यहाँ तो आकर्षण बल लगेगा सर, कैसा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। कैसा बल लगेगा बताओ, आकर्षण बल लगेगा कि नहीं लगेगा, कहो हाँ, कहो आकर्षण बल लगेगा। कैसा बल, आकर्षण बल। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, अभी देखो कूलाम का नियम क्या है, हम सिद्ध कर देंगे, उनका फार्मूला वही सिद्ध कर देंगे यार। हम यहाँ समझो, गुलाम साहब के लाइनों को पढ़ो। गुलाम साहब कहते हैं कि हाँ, बड़े प्यारे शब्दों में उन्होंने कहा है कि इन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, ये मान लिया एक बिंदु आवेश Q1 है, एक बिंदु आवेश Q2 है। हमने सेम यही यहाँ भी मान रखा है, इसका आवेश मान लेते हैं Q1 है, ये हमारा Q2 है। यहाँ तक हो गया। के बीच लगने वाला आकर्षण बल देखो, अथवा प्रतिकर्षण बल, दो बलों की चर्चा, एक आकर्षण बल एक प्रतिकर्षण बल, दो प्रकार के बल लगेंगे कूलाम के नियम में। अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों बिंदु आवेशों की मात्राओं तो दोनों बिंदु, यहाँ बिंदु लिख दो, दोनों बिंदु आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो हम यहाँ लिखते हैं, लिखो यहाँ लिखते हैं, यहाँ बड़े अच्छे शब्दों में लिखते हैं। माना, ऐसे लिखो, माना दो बिंदु आवेश, माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 हैं, जो एक दूसरे से r मीटर, जो एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर, r मीटर की है ना, r मीटर की दूरी पर स्थित है तब कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार, ठीक है, तब कूलाम के नियमानुसार। ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। यहाँ देखो, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, यहाँ समझो, अगर दोनों समान प्रकार के आवेश होंगे तभी प्रतिकर्षण बल होगा। हमने शुरुआत में, क्लास के शुरुआत में ही बताया है कि जब दो समान प्रकार के आवेश होंगे तभी प्रतिकर्षण बल होगा। मतलब यहाँ देखो, प्लस और प्लस जब दोनों हैं तो कैसा बल हुआ, प्रतिकर्षण बल हुआ। यहाँ हम चाहें तो एक चीज़ और बना सकते हैं तुम लोगों को समझने के लिए, है ना, या देख लो, यहीं बना देते हैं, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस। देखो ध्यान से, अगर माइनस माइनस है तो भी प्रतिकर्षण बल लगेगा। ध्यान से सुनिए, अगर प्लस प्लस है तो भी प्रतिकर्षण बल होगा। और आकर्षण बल सिर्फ एक ही स्थिति में होगा, जब प्लस और माइनस या माइनस और प्लस का मिलन होगा। ये मैंने बहुत अच्छे तरह से, बड़े मजाकिया अंदाज में समझाया अभी कुछ टाइम पहले, 5 मिनट पहले। तो ज़्यादा समझाने की बात तो है नहीं, सीधे हम पॉइंट पर आते हैं। गुलाम साहब सीधा सीधा कहते हैं कि इन्हें दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, सीधा सीधा बल की बात कर रहे हैं। इसका मतलब हमें यफ की चर्चा हो रही है यहाँ पर, और किसी चीज़ की नहीं, सिर्फ यफ की चर्चा हो रही है। बल आ गया तो यफ आ गया, ठीक। अथवा आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, बल तो होगा, दो ही में से कोई एक बल होगा, ठीक। तुम्हें बल निकालना है। बिंदु आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। देखो, जो Q1 है Q2 है, इन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। मतलब जो बल होगा हमारा पहला, देखो F बराबर, देखो Q1 की मात्रा क्या है, Q2 की मात्रा क्या है, हमें नहीं पता है। Q1 की मात्रा क्या है, Q2 की मात्रा हमें नहीं पता है। जैसे हम कह दें 3 और 4 का गुणनफल कितना होगा, 12 होगा। 5 और 6 का गुणनफल 30 होगा। 4 और x का गुणनफल 4x होगा। वैसे x और y का गुणनफल कितना होगा, बोलो। x और y का गुणनफल कितना होगा, x और y होगा, बोलो। जैसे कहें भैया कि 4 3 का गुणनफल 12, 5 6 का गुणनफल 30, 4x का गुणनफल 4x,
एक्स वाई का गुणनफल एक्स वाई, क्योंकि हमें एक्स वाई तो पता नहीं कितना है, एक्स वाई का मान पता ही नहीं, एक्स का मान और वाई का मान तो पता नहीं है। बिल्कुल वैसे यहाँ Q1 Q2 का भी मान हमें नहीं पता है। जब Q1 का मान नहीं पता है, Q2 का मान नहीं पता है, Q1 Q2 हो ही जाएगा, बोलो हो जाएगा, हो जाएगा। तो यह बराबर हो जाएगा, बराबर नहीं, यहाँ समानुपाती, यहाँ देखो अनुक्रमानुपाती कितना हो जाएगा, Q1 और Q2, इसको समीकरण हम एक मान लेंगे। बोलो भैया एक मान लेंगे, लेकिन फिर गुलाम साहब यहीं रुके नहीं हैं, यहीं रुके नहीं हैं, यहाँ देखो अनुक्रमानुपाती तथा उसके आगे देखो यार लिखे हैं उनके बीच की दूरी के वर्ग के भी उत्क्रमानुपाती है। उनके बीच की दूरी हमने लिखा है कितनी ही r मीटर है। जब उनके बीच की दूरी r मीटर है तो उसका वर्ग होगा, देखो तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग, मतलब दूरी जो है उसका वर्ग, तो मतलब दूरी हमारा r है तो r का वर्ग r स्क्वायर होगा यार। वर्ग मतलब घात में 2 लग जाएगा ना, पावर में 2 लगेगा कि नहीं लगेगा, बोलो। जैसे हम कहें 2 का वर्ग तो हम लिखते हैं 2 के घात 2, उसी प्रकार r का वर्ग r का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, बोलो होगा ना। तो अब दूरी के वर्ग मतलब दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये वाली पॉइंट वाली बात अभी समझाएंगे। तो यहाँ से फिर लिखेंगे हम, फिर लिखेंगे क्या लिखेंगे, यह व्युत्क्रमानुपाती, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, है ना, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, या फिर व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। इसे समीकरण 2 मान लेते हैं, इसे समीकरण हम 2 मान लेते हैं। अब समझो यार, समझो, अनुक्रमानुपाती का मतलब है कि अगर इन दोनों की मात्राएं बढ़ेगी, Q1 Q2 की मात्रा बढ़ेगी तो बल ज़्यादा लगेंगे, बोलो ज़्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर इन दोनों आवेशों की मात्राएं बढ़ेगी तो बल ज़्यादा लगेगा, Q1 Q2 का मान बढ़ेगा तो बल ज़्यादा होगा, वहाँ बल उत्पन्न होगा। जैसे समझो एक यहाँ मान लो दो लड़के यहाँ खड़े हैं, 2 लड़के यहाँ खड़े हैं और एक रस्सी को खींच रहे हैं, एक रस्सी को खींच रहे हैं। तब अगर 2 लड़का यहाँ है तो इस रस्सी पर कितना बल अप्लाई होगा, बोलो। अभी आप फिर 4 लड़के यहाँ हो जाएं, तो बोलो 2 की तुलना में 4 के जोड़े जब होंगे तब बल ज़्यादा होगा कि नहीं। जब यहाँ बच्चों की संख्या 2 थी, यहाँ पर 2 थी, तो बल कुछ कम लग रहा होगा इस रस्सी पर, लेकिन जैसे ही 4 बच्चे हो गए, 4 बच्चे यहाँ, तो उस रस्सी पर ज़्यादा बल लगने लगा। बोलो अगर मान लो बच्चों की संख्या 8 हो जाए, यहाँ 8, अब देखो जब 8 बच्चे हो गए हैं तो बल और ज़्यादा लगने लगा। बिल्कुल वही है कि अगर Q1 Q2 की मात्राएं बढ़ जाए तो बल ज़्यादा उत्पन्न होगा, बोलो। ऐसे समझो, अगर 2 छोटे चुम्बक को हम आपस में लड़ाएं तो वहाँ अगर आकर्षण या प्रतिकर्षण जो भी बल होगा वो वहाँ कम बल महसूस करेंगे, लेकिन बड़ा सा चुम्बक 2 लेके आएँ तो वहाँ ज़्यादा बल महसूस करेंगे। बोलो समझ में आई। जैसे 2 छोटे चुम्बक को अगर हम चिपकाएं तो ऐसा लगेगा, अगर खींचेगा तो आराम से खींचेगा, ढकेलेगा तो आराम से ढकेलेंगे दोनों चुम्बक छोटे एक दूसरे को। लेकिन वहीं अगर हम बड़ा सा चुम्बक ले लें, 2 चुम्बक बड़े ले लें, तो वो बहुत तेज़ी से खींचेंगे या बहुत तेज़ी से ढकेलेंगे, तो हम खुद अनुभव करेंगे यार कि यहाँ पर बल ज़्यादा लग रहा है। अब जब दोनों छोटे चुम्बक थे तो वहाँ पर बल कम लग रहा था। बोलो जब इन दोनों की मात्राएं बढ़ेगी, दोनों में से किसी एक का मात्रा बढ़ जाए, दोनों ना बढ़ें, कोई एक बढ़ जाए, जैसे मान लो Q1 बढ़ जाए तो भी बल ज़्यादा लगने लगेगा, बोलो। या दोनों बढ़ जाएं तो भी बल तो ज़्यादा लगेगा। फिर उसके बाद हम आते हैं इस नियम पर
तथा के बाद वाले नियम पर यहाँ कलाम साहब क्या कहते हैं, देखो यार इतना मस्त सिद्धांत कलाम साहब का, यार पढ़ोगे तो सोचोगे यार क्या सिद्धांत, क्या झक्कास सिद्धांत हमारे कलाम साहब ने दिया था यार। ये बड़े मस्त वैज्ञानिक थे, कलाम हो, न्यूटन हो, गैलीलियो हो, जितने वैज्ञानिक हो यार उसमें से ये सब ऐसे गिने चुने वैज्ञानिक हैं जो बड़े मस्त मौले थे, बड़े मस्त अंदाज में रहते थे, ज़िंदगी बिंदास जीते थे, जहाँ जाते थे वहीं इतिहास रच देते थे यार, जहाँ जाते थे। ये सब आइंस्टीन हो गए, न्यूटन हो गए, कलाम हो गए, ये सब ऐसे वैज्ञानिक हैं कि जहाँ जाते थे वहाँ कोई ना कोई इतिहास बनाकर ही लौटते थे। आप आइंस्टीन की अगर पूरा जीवन देख लो तो जहाँ जहाँ गए हैं उनको दुनिया वहाँ वहाँ आज भी याद करती है यार, जहाँ जहाँ गए हैं। वैसे कलाम थे, न्यूटन साहब भी थे, ऐसे महान वैज्ञानिक थे यार। इसीलिए कहते हैं अगर अमर होना है, इस दुनिया में अमर होना है तो पैसा कम कमाओ चलेगा, इस दुनिया में नाम कमाना है तो पैसा कम कमाओ, ऐसा कोई काम करो, ऐसा कोई काम कर जाओ यार कि दुनिया हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें अपना आदर्श माने, दुनिया हमेशा कभी भूल ही ना पाए तुमको। ठीक है, पैसा कम कमाओ ठीक है, लेकिन नाम कमाओ यार। अगर नाम तुम्हारा है तो फिर दुनिया तुम्हें कभी नहीं भूलेगी यार। दुनिया बोलो, मैं बता रहा हूँ, विलियम शेक्सपियर को कभी दुनिया भूल पाएगी? जब तक धरती रहेगा विलियम शेक्सपियर को कोई नहीं भूलेगा, कबीर दास को कोई भूलेगा नहीं भूलेगा। जब तक धरती चांद सितारे रहेंगे जब तक कबीर दास को कोई भूलेगा, तुलसीदास यार कोई भूलेगा इनको, कभी कोई नहीं भूलेगा यार, क्योंकि इन्होंने ऐसे महान काम किए हैं। इनके पास क्या, अब सोचो इनके पास क्या बैंक बैलेंस था, इनके पास कितनी प्रॉपर्टी थी, वो सब मायने नहीं रखता है पैसा। अगर आपको नाम कमाना है तो ऐसा कुछ काम कर जाओ यार जिससे दुनिया हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें अपना मान ले। ठीक है, ऐसे ही थे हमारे ये सब। अब देखो, अगर यहाँ कहा गया है कि अगर दूरी बढ़ जाए, दोनों आवेशों के बीच इतना दूरी रहे, आप खुद सोचो यार, दो चुंबक पकड़ो, दोनों चुंबक को इतना दूर पर रखोगे तो थोड़ा थोड़ा हल्का बल लगेगा, और करीब लाओगे तो और बल लगेगा, और करीब लाओगे और बल लगेगा। इसका मतलब जैसे जैसे देखो, दो चुंबक हमने ले लिए, दो चुंबक हमने लिया, इनको यहाँ पर है तो कम बल लगेगा, और लाएंगे करीब थोड़ा और तेज बल लगने लगेगा, थोड़ा और करीब लाएंगे और तेज बल लगेगा, और करीब लाएंगे और तेज बल लगेगा। लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, थोड़ा दूर बल कम हुआ, 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 मतलब जैसे जैसे दूर जाएंगे बल कम होता जाएगा। कलाम साहब बिल्कुल परफेक्टली यार वही तो कह रहे हैं कि जैसे दोनों बिंदावेशों के बीच दूरियां बढ़ेगी बल कम हो जाएगा। देखो यहाँ पर Q1 व Q2 बढ़े थे तब बल बढ़ेगा। देखो यहाँ Q1 Q2 बढ़ेंगे तो बल बढ़ेगा। फिर कह रहे हैं अगर दूरियां, दोनों आवेशों के बीच दूरी बढ़ जाएगी तो बल ऑटोमेटिक कम हो जाएगा यार। अगर यहाँ R बढ़ेगा तो F कम होगा, R बढ़ेगा तो F कम होगा, यहाँ पर R बढ़ा तो F कम हुआ। ठीक, अगर R घटेगा तो F बढ़ेगा। ये व्युत्क्रम अनुपात उल्टा है यार, उल्टा कहानी है। अगर दूरी बढ़ेगी तो बल कम हो जाएगा, अगर दूरी बढ़ रही है, यही आवेश को, यही बिंदु आवेश को यहाँ ले आएँ तो दोनों के बीच कम बल लगेगा, और दूर ले जाएं तो बल और कम हो जाएगा। लेकिन जैसे करीब लाएंगे, दूरियां घटाते जाएंगे, आवेशों के बीच बल ज़्यादा अप्लाई होगा, फोर्स ज़्यादा अप्लाई होगा। कैसे, देखो अगर मान लो यहाँ पर दोनों आवेश हैं तो बल ज़्यादा होगा यार। यहाँ पर तो 5 न्यूटन का बल लग रहा है, मान लो यहाँ पर हो गए तो कम हो गया। कितना कम हो गया, मान लो यहाँ जब दूर हुए तो यहाँ 3 न्यूटन का बल लगने लगा, ये और दूर हो गए तो यहाँ 2 न्यूटन का बल लगने लगा, 2 न्यूटन का बल लगने लगा। कहने का मतलब है मेरे भैया कि अगर आवेशों की दूरियाँ बढ़ा दी जाए, आवेशों के बीच दूरियाँ बढ़ा दें, आवेशों के बीच दूरियाँ बढ़ा दें तो बल कम हो जाएगा। देखो आवेश, यहाँ दूरियां R को, अगर R बढ़ रहा है तो F घटेगा, R घट रहा है F बढ़ेगा। उल्टा अनुपात है यार, उल्टा संबंध है दोनों में। ठीक है, समझो। अब यह हो गया, हम मिटा रहे हैं। ठीक है, अब हम सीधा सीधा लिख देंगे समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर लिखो समीकरण 1 व 2 को
समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, समीकरण 1 और 2 और 2 को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, बोलो, थोड़ा सा तिरछा दिख रहा है ना समीकरण। समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर देखो यहाँ से होगा यफ, उसके बाद हो जाएगा Q1 Q2 इंटू 1/r², 1/r² हो जाएगा। बोलो, अब इसका गुणा तो इसमें हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा यफ, ये वाला ऐसे रखो तो Q1 Q2 दिखाई दे रहा है ना, बटे वो दिखाई दे रहा है, यस सर दिखाई दे रहा है, r²। ठीक, इतना निकल के आया। अच्छा, इतना निकल के आया तो अभी हम इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, जहाँ इसको हम हटाएंगे, जब ये हटेगा, यहाँ ध्यान से देखना, जब ये हटेगा तो यफ बराबर, यहाँ लिख रहे हैं यफ बराबर के Q1 Q2 बटा r² बटा, सर यहाँ के कहाँ से आ गया, हम बता रहे हैं के कहाँ से आया, हम बता रहे हैं। देखो यार, अगर मान लो हम जेल में बंद हैं तो जेल से छुड़वाने के लिए पहले क्या होता था, अभी भी है कि कोई किसी व्यक्ति को अगर हमें जेल से छुड़वाना है तो गवाह चाहिए था। अब पुरानी फिल्मों में देखो यार रियल में देखो, गवाह होते थे। मान लो हम जेल में बंद हैं तो जो हमारे चहेते होंगे वो हमें छुड़वाने जाएंगे, तब छुड़वाने जाएंगे तो वहाँ गवाही देंगे कि या इनको छोड़ दीजिए, ये ऐसे नहीं थे या ऐसे हैं, या फिर भविष्य में कुछ होगा तो उसके जिम्मेदार हम हैं। बोलो, या कुछ भविष्य में ये करेंगे तो उसके जिम्मेदार हम हैं, तब हम जेल से छूट जाते थे, समझे। उसी प्रकार जब यहाँ से ये हटाया गया, ये निशान जब हटाया गया तो इसके जगह पर के एक गवाह के रूप में आ गया है। ये के गवाही दे रहा है कि सर हम तो इसके जगह पर कैद हो गए हैं, अभी तक ये जेल में बंद था, इसको छुड़वा दिए और सर हम आ गए हैं। ये इसके जगह पर जब ये हटा तो ये के आ गया। सर के का नाम क्या था, हम बताएंगे। के देख लो, एक बार देख लो ना, ध्यान से देखो। अब यहाँ लिखो, जहाँ के एक बीमाहीन है ना, बीमाहीन नियतांक है, यहाँ के एक बीमाहीन नियतांक है, जहाँ के एक बीमाहीन नियतांक है। देखो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो, ठीक है। अब देखो, यहीं हम लिखेंगे नियतांक है, यहीं से लिख दो वायु अथवा निर्वात के लिए, सर वायु अथवा निर्वात के लिए क्या होगा भैया, होगा बड़ा आसानी से होगा। यहाँ के जगह पर लिख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, के जगह पर लिख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तब क्या होगा, यफ दिखाई दे रहा है, यस सर दिखाई दे रहा है, या के स्थान पर ये आ जाएगा कौन, 1/, देखो के जगह पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, है ना। Q1 थोड़ा बड़ा लिखें, Q2/r²। ठीक है, इतना हुआ। बोलो, इतनी बात आई समझ में? हाँ सर, आ गई समझ में। ये के किसके जगह पर आया है, इस समानुपाती इसके स्थान पर, इस चिन्ह के स्थान पर आया। अब के देखो, या निर्वात अथवा वायु के लिए जब निकालेंगे
तो के का मान इतना मान लिया जाएगा, के बराबर इतना होता है, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है। ठीक है, बोलो। देखो एक बार देख लो ध्यान से तुम सब हैं। अब यहाँ लिखेंगे जहाँ, देखो जहाँ इसको हम ब्रैकेट में कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ इसको हम ब्रैकेट में कर देंगे, इसको हम ब्रैकेट में कर देंगे। देखो हमने ब्रैकेट में इसको बाकायदा कैद कर दिया है कि भैया एक बार तू आ गया है, अब जाना मत हमें छोड़ के, अब जाना मत हमें छोड़ के। ठीक है, अब यहीं लिख देते हैं, जगह वहाँ नहीं है, यहाँ लिख देते हैं, हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, हम इसमें लाइन सीधा खींचते हैं लेकिन वहाँ टेढ़ा दिखाई देता है, लगता है ऐसा कुछ गड़बड़ है। चलो कुछ तो सीधा है ही, चलो सीधा है, सीधा है मेरे भाई, इवन अच्छा है। चलो यहाँ उसके आगे लिखते हैं, जहाँ एप्सिलॉन 0 लिखो यहाँ, है ना, जहाँ एप्सिलॉन 0 नॉट या 0, एप्सिलॉन 0 निर्वात वैद्युत जहाँ एप्सिलॉन 0 क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। जहाँ एप्सिलॉन 0 क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। दिखाई दे रहा है, देख दिखाई दे रहा है एप्सिलॉन 0 ना। तो एप्सिलॉन 0 का मान लिखेंगे 8.85 × 10⁻12 है ना, 12 न्यूटन स्क्वायर ना, कूलाम्ब स्क्वायर, कूलाम्ब स्क्वायर, कूलाम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर, प्रति न्यूटन मीटर होता है, प्रति न्यूटन मीटर होता है। कूलाम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, 1 मिनट, स्क्वायर होगा। ठीक ठीक, इतना होता है। अब देखो हम यहाँ पर ये वाला मान भी रख सकते हैं, 8.85 क्रॉस 10⁻⁻12 कूलाम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये भी रख सकते हैं। तो चाहे हम यहाँ पर एप्सिलॉन, देखो ध्यान से देखो, नहीं यार, हाँ यहाँ नहीं रख सकते। देखो अब वहाँ इतना हो गया ना भैया, इतना हो गया है। अभी देखो ये वाला जो मान है उसका मान 9 पॉइंट होता है, उसको भी बता रहे हैं। देखो देखो ये एप्सिलॉन 0 का मान, एप्सिलॉन 0 का मान है, एप्सिलॉन 0 का मान इतना होता है, कितना होता है, इतना आपके सामने है। ठीक, एप्सिलॉन 0 का मान कितना बताओ, एप्सिलॉन 0 का मान इतना होता है सर, कितना, 8.85 क्रॉस 10⁻12 कूलाम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इतना होता है। तो एक बार हम फिर से समझा दें, या समझ में आ गई बात? तो ये कूलाम्ब का नियम हो चुका है, कूलाम्ब का नियम पूरा हो चुका है। ठीक है, कूलाम्ब साहब 2 प्रकार के बलों की बात करते हैं, आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल। जब समान प्रकार के आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण बल होगा, जैसे प्लस प्लस या माइनस माइनस, पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव, धनावेश धनावेश, ऋणावेश ऋणावेश। जब दोनों समान प्रकार के आवेश होंगे तो वहाँ पर प्रतिकर्षण बल होगा। अब जो विपरीत प्रकार के आवेश होंगे, जैसे प्लस माइनस या माइनस प्लस, धनावेश ऋणावेश, ऋणावेश धनावेश, तो वहाँ आकर्षण बल होगा। बिल्कुल वैसे जैसे बताया फिर मजाक के अंदाज में, 2 लड़कों के बीच आकर्षण बल कम होगा। अगर 2 लड़के चाहे हम दोनों चिपके रहें तो नहीं चिपक पाएंगे यार, कुछ समय के बाद दूर हो जाएंगे। बिल्कुल 2 लड़कियां अगर चाहे हम चिपकी रहें तो नहीं चिपक पाएंगे, फिर कुछ टाइम बाद दूर हो जाएंगे। लेकिन एक लड़का एक लड़की अगर चिपकना चाहे तो तुम ही समझ सकते हो क्या होगा, है ना, मुझे तो नहीं पता। तो वही है कि जब समान प्रकार के आवेश होंगे, जब समान प्रकार के आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण बल होगा, जब विपरीत प्रकार के आवेश होंगे तो आकर्षण बल होगा। यही बात कूलाम्ब साहब कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो उनकी परिभाषा के अनुसार हमने समीकरण 1 और 2 को यहाँ मिला दिया है, तो हमें ये वाला मिला। देखो इसका गुणा इसमें करा दिए तो इतना आया। बोलो भैया, अब यहाँ इसके जगह पर देखो, इसके जगह पर हमारा के आया है, हमारा क्या आया है, क्या है, इस चिन्ह के जगह पर हमारा के आया। के क्या है सर, के इसकी गवाही दे रहा है कि हम उसकी जगह पर आ गए हैं।
जहाँ के एक विमाहीन नियतांक है। अब हम वायु अथवा निर्वात के लिए देखेंगे तो k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है। k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है। तब k के जगह पर हम इतना रख देंगे, ये हमारा कूलाम का नियम है। यहीं से हम क्वेश्चन लगाएंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इतनी बात आई समझ में यार? बोलो, इतनी बात आई समझ में? सर यहाँ एप्सिलॉन 0 का हम तो जानते हैं, 4 और पाई तो पता है, लेकिन एप्सिलॉन 0 क्या है सर? एप्सिलॉन 0 भैया वो चीज़ है, ये चीज़ है। देखो एप्सिलॉन 0 क्या है? जहाँ निर्वात की वैद्युतशीलता, एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युतशीलता है। सर एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है? देख भैया, एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। बोलो, इतनी चीज़ें हैं। तो ठीक है, मुझे विश्वास है दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार दो बार और देख लीजिएगा, यकीन है यार तुम समझ जाओगे यार। बहुत कुछ है नहीं, बहुत आसान है। कलाम साहब बताए ना, बड़े मस्त आदमी थे। उतना ही मस्त बनो यार, जहाँ जाओ वहीं तुम्हारे पैरों के निशान छूट जाएं, जहाँ जाओ वहीं पैरों के निशान छूट जाए। ऐसे कर्म करो, ऐसे महान बनो यार। ज़िंदगी तो सब जीते हैं, लेकिन नाम किसी किसी का होता है। बोलो, ज़िंदगी यार लगभग 9 बिलियन की आबादी है इस दुनिया में। 9 बिलियन की आबादी है, लेकिन बताओ 9 बिलियन लोग कभी जाने जाएंगे? नहीं यार, इसमें से कोई जाना जाएगा। तो बस वही महान काम करो यार, जहाँ भी जाओ वहीं अपने निशान छोड़ जाओ मेरे भाई। दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। बोलो, नाम कमाओ यार। नाम पैसा कम रहेगा तो चल जाएगा यार। कौन हम पैसा लेके आए हैं, पैसा लेके जाएंगे, लेकिन अगर एक बार नाम कमा लिए ना तो फिर वो पूरी दुनिया को देकर जाएंगे भाई। पूरी दुनिया हमारे नाम का गुणगान करेगी कि वो ऐसे थे, वो व्यक्ति ऐसा था, या वो महान पुरुष ऐसे थे, वो महान पुरुष ऐसा था मेरे भाई। बस वैसे ही महान पुरुष हमारे ये सब भाई साहब थे। ये सब हमारे महान वैज्ञानिक थे भाई साहब, नहीं दोस्त। ठीक है, ठीक है, फिर हम मिलते हैं कल किसी और टॉपिक में, नहीं भाई इसके आगे की टॉपिक में, है ना। तब तक आप सब पढ़िए, मस्त रहिए, परिवार के साथ खुश रहिए। हाँ, रजाई के नीचे मोबाइल मत चलाइए, क्योंकि अब ठंडी आ गया। हमें पता है कि रजाई ओढ़ के नीचे मोबाइल चलाओगे, इसीलिए हैं। मोबाइल ना चलाओ भाई, हम बता दिए हैं पहले ही, नहीं तो बहुत मारे जाओगे तुम सब। हैं, ठीक है, तो फिर कल हम मिलते हैं। नमस्कार साथियों, मस्त रहो यार, परिवार के साथ खुश रहो। जय हिंद, जय भारत।